बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स के जो पास पेपर्स हैं ये हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने 2017 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और इन तमाम लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अभी हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का 2015 का जो पेपर है ये सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने इसके फर्स्ट 40 MCQ सॉल्व कर लिए हैं और इन तमाम लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 41 से 50 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 41 पे मेरे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, और 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं जिनमें 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। अब ये जो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये है जी m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम m का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं my। और ये जो n है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और इसको फिर हम लिखते हैं nx। अगर my इक्वल आ जाए nx के तो फिर हम ये कहते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टेटमेंट में उसने हमें ये कहा है कि बताएं कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ये नहीं उसने पूछा कि बताएं कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, हमने वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जो एग्जैक्ट नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए हमें 1 बाय 1 चारों डिफरेंशियल इक्वेशंस को चेक करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ए ऑप्शन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है जी 2xy dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका m क्या है 2xy। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो फिर x कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव फिर क्या होगा 2x, क्योंकि y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 होगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है n, और n का हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का तो हो गया 0 और x स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल, ये 2x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं my इज इक्वल टू nx आ गया, my इक्वल्स टू nx। इसका मतलब है ऑप्शन ए में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट है। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमने वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जो एग्जैक्ट नहीं है। अब बी ऑप्शन में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको चेक करते हैं। ये इक्वेशन है जी y dx माइनस एक्स dy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये y जो है ये m है, इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो होगा 1। और ये n है माइनस एक्स, इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, वो होगा -1। तो यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये 1 है ये -1 है। तो इसका मतलब है फिर हम ये कह सकते हैं my इज़ नॉट इक्वल टू nx, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी हम आगे इन दोनों को भी चेक करेंगे कि ये दोनों भी एग्जैक्ट बनती हैं या एग्जैक्ट नहीं बनती। अगर मैं इस सी ऑप्शन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसकी बात करूं तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले ये जो y डैश है इसका मतलब क्या होता है dy बाय dx, और यहाँ पे है जी मेरे पास 2 प्लस y ई पावर एक्स वाई ओवर 2y माइनस एक्स ई पावर एक्स वाई। अब चूँकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की उस फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले उस फॉर्म में चेंज करेंगे। उस पर्पज़ के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये होगा 2 प्लस वाई ई पावर एक्स वाई डी एक्स, और ये डी वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इक्वल के जब इस तरफ लेके आएंगे
तो ये बनेगा -2y माइनस एक्स ई पावर एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये आपका m है, m का हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब my जब करेंगे ये तो हो जाएगा 0। अब देखें हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये y चूँकि इन दोनों टर्म्स में इन्वॉल्व है, तो इन दोनों टर्म्स पे अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स वाई, और पावर का डेरिवेटिव जब हम लिखेंगे, अब यहाँ पे x कांस्टेंट है तो फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉमन क्या आ रहा है, ई पावर एक्स वाई और इधर रह गया एक्स वाई प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ गया है एम वाई का। सिमिलरली अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये n है ना, और n का हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। y तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, साथ नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को कर देगा पॉजिटिव। और अब हम चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन दोनों पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो फिर हम जब पावर का डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो क्या होगा, y, क्योंकि अब x वेरिएबल है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़। सेकंड फंक्शन क्या है, e पावर एक्स वाई, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e पावर एक्स वाई, इधर क्या रह गया एक्स वाई प्लस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम वाई और एन एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल आई है। इट मीन्स ऑप्शन सी में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो भी एग्जैक्ट है। अब डी नंबर पे हमारे पास ये इक्वेशन रह गई है, इसको भी चेक कर लेते हैं। चले मैं इसको इधर ही चेक कर लेता हूँ। ये m है, m का हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो x तो फिर कांस्टेंट होगा ना, ये 0। साइन y का डेरिवेटिव cos y। सिमिलरली ये n है और इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos y तो कांस्टेंट होगा ना, और x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x, cos y साथ वैसे ही आ जाएगा। और हम चूँकि डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट है, ये 0। तो यहाँ पे देख लें एम वाई फिर इक्वल आया है एन एक्स के, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी एग्जैक्ट है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो बी ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सिर्फ वो एग्जैक्ट नहीं है, बाकी तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एग्जैक्ट है। तो इसलिए फिर एमसीक्यू नंबर 41 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 41 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डैश प्लस 4 ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 इज डैश। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है x पावर 4, ऑप्शन बी ln x पावर 4, ऑप्शन सी 4 ln x और ऑप्शन डी है ln x। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पे अगर आप गौर करें तो इस पे हम जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उस पर काफ़ी बहस कर चुके हैं। दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन वाई। वो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ वो चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। और ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इट इज़ लीनियर इन y। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये दोनों वेरिएबल्स और ये वेरिएबल ये तीनों सेम होंगे, सिंगल वेरिएबल, मतलब यहाँ पे x है ना तो x की जगह पे कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। इसी तरह से ये दोनों सेम होंगे और यहाँ पे ये जो y है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से अगर मैं इसको चेंज करूँ, थोड़ा सा आपने गौर करना है, अगर मैं लिखूँ डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई, तो फिर ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या होगी, इट इज़ लीनियर इन एक्स। ये फिर x भी लीनियर बन जाएगी। देखें यहाँ पे ये जो x है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है।
यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल था। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो ना उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है। अब यहाँ पे देखें ये जो x है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये x में लीनियर होगी। इसी तरह से लास्ट टाइम हमने बर्नौली इक्वेशन भी डिस्कस की थी, वो भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म है वो होती है जी dy/dx प्लस p ऑफ x y इक्वल्स टू q ऑफ x y पावर n। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है। और अगर y की पावर जो n है, n अगर 0 हो या 1 हो तो फिर ये आपकी लीनियर इन y ही बन जाएगी। और बर्नौली इक्वेशन जो है ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन होती है, और ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बर्नौली इक्वेशन को लीनियर इन y में रिड्यूस कर सकते हैं। वापस आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि y में लीनियर है, हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे रिपीट करके लिखता हूँ। y डैश का मतलब होता है dy/dx प्लस 4/x इंटू वाई इक्वल्स टू x पावर 4। अब अगर ये इक्वेशन है y में लीनियर तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा उसका फार्मूला होता है e पावर, यहाँ पे हमने वो वाली टर्म लिखनी है जो इधर y के साथ है, मतलब x वाली टर्म। ये इक्वेशन y में लीनियर है ना, तो y के साथ जो टर्म होगी ना वो e की पावर में इंटीग्रल आएगा उसका 4/x dx। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो x में लीनियर है तो फिर उसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर में जो x के साथ टर्म होगी ना y वाली, ये वाली, फिर वो e की पावर में उसका इंटीग्रल आएगा। दोनों में फ़र्क है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, 4 तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर चला जाएगा और अंदर रह गया है 1/x dx e पावर 4। 1/x की इंटीग्रेशन ln x, पावर शुरू में चली जाएगी, लॉगरिथम का थर्ड ला x पावर 4, e ln कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया x पावर 4। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो MCQ नंबर 42 में उसने हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी जो कि y में लीनियर थी, हमने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था। सबसे पहले तो हमने लीनियर इन y क्या होती है इक्वेशन ये डिस्कस कर लिया, लीनियर इन x बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन में ही अगर n आपका 0 और 1 होगा तो फिर ये एक्चुअली लीनियर इन y ही बन जाएगी। और उसके बाद ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये चूँकि y में लीनियर है, इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए फार्मूला इस तरह से लगाया, e की पावर में वो वाला फैक्टर आता है जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x का फैक्टर, क्योंकि y में लीनियर है ना ये। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन करके हमने देखा इसका आंसर क्या आया, x पावर 4, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 42 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 43 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस इज डैश। हमने एरिया फाइंड करना है, ये इक्वेशन गिवन है और साथ वो कह रहा है x एक्सिस। अब ये जो क्वेश्चन है ये FSC के पोर्शन में से उसने उठाया है, सेकेंड ईयर की जो बुक है मैथमेटिक्स की उसका चैप्टर 3 इंटीग्रेशन वाला और एक्सरसाइज 3.7 उसमें से ये MCQ उठाया है। और ये एक्चुअली इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन की वैसे तो बेशुमार एप्लीकेशन हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो हम ये है कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। और इसी टॉपिक पे मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने ये बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन को हम डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन हैं। ए ऑप्शन है 4/3, बी ऑप्शन है 8/3, सी ऑप्शन है 16/3 और डी ऑप्शन है 32/3। तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है और साथ एक्स एक्सिस है। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है जी, ए अगर एरिया है ए से बी वाई डी एक्स। तो y की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है। अब हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। उससे क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 के इक्वल हो गया। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ से रूट ले लें और ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ एक्स के।
4 का स्क्वायर रूट 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, -2 और +2, यही हमारी लिमिट है। और यहाँ पे हमने अब एक और चीज़ चेक करनी है, या आपने गौर करना है कि हमारा जो फंक्शन है y वो है जी 4 - x²। इसका हमने बिहेवियर चेक करना है इस इंटरवल पे। ये जो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं ना, एक -2 है, एक +2 है, तो यहाँ पे हम ओपन इंटरवल बनाएंगे -2 से +2। इस इंटरवल पे हमने अब ये देखना है कि फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है या नेगेटिव आंसर दे रहा है। चेक करते हैं। देखिए -2 और 2 ये एक ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है बाउंड्री पॉइंट से शामिल नहीं है। इसके दरमियान जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, -1, 0 और 1। इन तीनों पॉइंट्स पे अब आपने चेक करना है कि फंक्शन हमें क्या आंसर देता है। अगर मैं x की जगह में -1 पुट करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली 0 और 1, इन तीनों नंबर्स पे जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे फिर हम इसलिए कह देंगे दिस इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फार्मूला जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, a से b y dx। हाँ, यहाँ पे देखें, अगर फ़र्ज़ कर लें इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो फिर हमने a का जो फार्मूला लिखना था ना एरिया का, वो यहाँ पे -y होना था। ये बात में फ़र्क है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर y यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ पे आ जाता है लेस देन 0, और वो क्यों आएगा मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर किसी एक पॉइंट पे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो फिर यहाँ पे हम जो एरिया का फार्मूला लगाएंगे ना वो यहाँ पे -y होगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। लिमिट हमारी क्या है, -2 से 2, और y किसके इक्वल है, 4 - x² dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें, वेरी सिंपल। 4 की इंटीग्रेशन 4x और x² की x³ / 3, और लिमिट हमारे पास -2 से 2। अब आप इसमें लिमिट पुट करें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है -2, और इस तरह से हमने इसमें लिमिट्स पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 4 × 2 8, -2 की पावर 3 8/3, ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा +8, और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन ये वाला माइनस वैसे ही रहेगा, ये 8/3। इन सब का इकट्ठा ही एलसीएम ले लें 3, 24 - 8 और 24 - 8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, -8 - 16, 24 और 24 48, ये होगा जी 32/3। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो MCQ नंबर 43 में उसने एक्चुअली हमें एक कर्व दी थी जिसका हमने एरिया फाइंड करना था, और साथ उसने कहा था x एक्सिस। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, y को 0 पुट किया और x की लिमिट्स निकाल ली। फिर हमने ये चेक किया कि फंक्शन का इस इंटरवल पे बिहेवियर क्या है, तो वो पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हमने जो फार्मूला लगाया है एरिया का वो +y है। और फिर इसको इंटीग्रेट करते हुए हमने जो फाइनल रिजल्ट निकाला वो आया 32/3, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 43 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में हमें ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हमने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन स्केलर है। अब स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है, स्केलर होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर हमें साथ डायरेक्शन भी बताता है, ये दोनों में फ़र्क है। पहली ऑप्शन मेरे पास है A.B × C, A B C यहाँ पे वेक्टर्स हैं चारों ऑप्शंस में। बी ऑप्शन है A. × B × C, सी ऑप्शन है A × B × C, और डी ऑप्शन है A.B × A-A। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके गिर्द ये MCQ घूम रहा है, वो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ स्केलर। दूसरा पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट of 2 vectors is a vector।
तो ये 2 पॉइंट्स एक्चुअली हमें ये कह रहे हैं कि जब भी आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट मिलता है एक स्केलर। ये एक बात याद रखनी है आपने। दूसरी बात कि अगर जब 2 वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो फिर इस सूरत में जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा एक वेक्टर मिलता है। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पहली ऑप्शन। इसमें देखिए ये है A डॉट B और बाहर है C। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है जी A डॉट B और ये C। A डॉट B 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में अभी हमने देख लिया हमें क्या मिलेगा, स्केलर। तो ये तो है एक स्केलर, और किसी स्केलर को जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक वेक्टर मिलेगा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, वो तो एक वेक्टर है। अब ये जो बी ऑप्शन है ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी, ये हम देख लेते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो दिस इज एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये हमेशा स्केलर होता है। या आप इसको इन अदर वर्ड्स इस तरह भी देख सकते हैं। देखें ये है बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का मतलब क्या है, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। ये ए डॉट ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, स्केलर। तो इसका मतलब है फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें स्केलर ही चाहिए था ना। लेकिन हम इसके बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सी ऑप्शन है ये है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी। ये देख लेते हैं अब हम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे ये जो ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी है, दिस इज एक्चुअली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये हमेशा वेक्टर होता है। ये देख लें आप यहाँ पे B क्रॉस C 2 वेक्टर्स हैं। 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वेक्टर। ये हमें एक वेक्टर मिलेगा यहाँ से, और ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका फिर क्रॉस लेंगे तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, तो ये हमें फिर वेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब है फिर सी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, ये तो वेक्टर आ रहा है, जबकि हमें स्केलर चाहिए था। इसके बाद ये जो डी ऑप्शन है ये है जी ए डॉट बी, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की सूरत में हमें क्या मिलता है, स्केलर। और यहाँ पे ये जो a माइनस ए है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। 2 वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में हमें हमेशा वेक्टर मिलता है। चाहे इस सूरत में हमें नल वेक्टर ही मिलना है 0, लेकिन होगा तो वेक्टर ही। तो स्केलर को जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही आना है। मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर दूं, चाहे ये 0 ही है, नल वेक्टर ही है, लेकिन है तो वेक्टर ना, तो इसलिए फिर डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो एमसीक्यू नंबर 44 में उसने हमसे ये पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन स्केलर है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 बातें देखी कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है और 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। इन्हीं 2 बातों को बुनियाद बनाते हुए हमने इन चारों को 1 बाय 1 चेक कर लिया। जो बी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है विच इज़ एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सिर्फ इसका रिजल्ट स्केलर मिलता है, बाकी तमाम हमारे पास वेक्टर्स की फॉर्म में रिजल्ट मिलता है, और इसलिए फिर एमसीक्यू नंबर 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 44 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज़ डैश। हमने ए वेक्टर की बी पे प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है ए डॉट बी, ऑप्शन बी है ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और ऑप्शन डी है ए क्रॉस बी। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू है। एक वेक्टर की दूसरे के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसका फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है। अगर ए की प्रोजेक्शन आपने बी पे फाइंड करनी है तो फिर ये होगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, जो कि इसका सी ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। लेकिन हम इसको यहाँ पे ड्राइव करते हैं कि असल में प्रोजेक्शन होती क्या है, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन किसको कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मैं ए की प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करूंगा, तो इस पर्पस के लिए आपने क्या करना, 2 वेक्टर्स ले लें।
ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर बी है, ले जी ये वेक्टर बी है। और अगर ये पॉइंट ओ है, इसको मैं ए कह दूं और ये चले बी पॉइंट है, तो यहाँ से फिर ये जो ओ ए वेक्टर है ये क्या है ए, और ये जो ओ बी है ये वेक्टर होगा बी। अब ये पॉइंट है ना ए, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस बी वेक्टर के ऊपर, और इस पॉइंट को लेट्स सपोज मैं एम का नाम दे देता हूँ। तो ये जो एक्चुअली लेंथ आई है ना मेरे पास ओ एम, दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये हमारे पास लेंथ है ओ एम। और अब हम ये फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए ओ एम की, इन ट्रायंगल ए ओ एम, और ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल अगर मैं लेट्स सपोज थीटा कह दूं, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल ए ओ एम की बेस क्या है ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए। अब इसके बाद ये जो कोस थीटा है इसको तो अभी आप वैसे ही रहने दें, और ये जो ओ ए है ये एक्चुअली क्या है, ये वेक्टर ए, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड। अब ये जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले से, वो आप जानते हैं ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, टू वेक्टर्स। तो ये जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू फिर इस फार्मूले से क्या निकलेगी, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कोस थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ओ एम ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये चूँकि मैग्नीट्यूड है ना ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ से मेरे पास फिर ओ एम क्या आया, ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपने ए की प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करनी है तो फार्मूला है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर ऐसे हो जाए कि हमने बी की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए पे, तो फिर ये फार्मूले में चेंजिंग क्या होगी, ये हो जाएगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चाहे आप इस वेक्टर के नीचे लिख ले चाहे दोनों के नीचे लिख ले, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमसीक्यू नंबर 45 में उसने हमें प्रोजेक्शन पूछी थी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे। तो पहले तो हमने ये देखा कि प्रोजेक्शन एक्चुअली होती क्या है, और इसी तरह हमने इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया विच इज़ ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड विच इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इसलिए फिर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 45 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। और ये एमसीक्यू बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में से उठाया गया है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पहली ऑप्शन है मोमेंटम, बी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सी ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट और डी ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो इन चारों को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनके फार्मूलाज देखेंगे जिससे हम इस रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोमेंटम की। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है m क्रॉस v। ये जो m है ये है आपका मास ऑफ बॉडी, और ये जो v है ये है वेलोसिटी। और वेलोसिटी ज़ाहिर है किसी न किसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी की। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक्चुअली मैग्नेटोमोटिव फोर्स है जो पर यूनिट लेंथ पे एक्ट करती है मैग्नेटिक पाथ पे। तो ये भी जो कि फोर्स है किसी डायरेक्शन में लगेगी, डायरेक्शन हमें चाहिए होगी, तो फिर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद तीसरे नंबर में मेरे पास है स्पेसिफिक हीट। इसका भी फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है जी, इसको C से डिनोट करते हैं। C इज इक्वल टू Q/m डेल्टा T। यहाँ पे ये जो Q है दिस इज हीट एनर्जी, और ये जो m है ये मास है, और ये जो डेल्टा T है दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है ये किसी खास डायरेक्शन में नहीं होती, इसलिए इसको हम स्केलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें ये कहा था कि स्केलर क्वांटिटी बताएं कौन सी है। लेकिन हम ये मूवमेंट ऑफ फोर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मूवमेंट ऑफ फोर्स ये इक्वल होती है R क्रॉस F। R यहाँ पे होता है मूवमेंट आर्म और F होती है फोर्स। तो इसलिए यहाँ भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, विच इज स्केलर। तो MCQ नंबर 46 में उसने हमसे ये पूछा था कि इन चार ऑप्शंस में से बताएं कौन सी ऑप्शन स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हमने मोमेंटम को देख लिया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पेसिफिक हीट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और फिर जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फिर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज़ स्पेसिफिक हीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 46 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ हिस्सा से है, अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ A एंड B इज डैश। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें A और B दो वेक्टर्स हैं। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, A क्रॉस B इंटू क्रॉस C, A क्रॉस इंटू B क्रॉस C और क्रॉस B, और C क्रॉस B इंटू क्रॉस A। तो इसका फैसला करने के लिए कि कौन सा वेक्टर इन चारों में से उस प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें A और B हैं, इस पर्पज़ के लिए हम दो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। तो पहले हम यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला फार्मूला है A क्रॉस B क्रॉस C। इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, A डॉट C और साथ यहाँ पे आएगा B माइनस, फिर A डॉट B और साथ C। पहले हम इस वेक्टर का डॉट लेते हैं इस वेक्टर के साथ और ये B साथ वैसे आ जाता है, फिर A का डॉट B के साथ और ये C वैसे आ जाता है। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर इस तरह से हो हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, A क्रॉस B पे ब्रैकेट है और फिर क्रॉस C बाहर है, इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे ये आपने देखना है। A डॉट C B वेक्टर माइनस फिर B डॉट C और A वेक्टर, इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो इन्हीं दोनों फार्मूलाज को हमने यूज़ करते हुए ये रिज़ल्ट पे पहुंचना है कि कौन सा वेक्टर है जो उस प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें A और B हैं। अब ये जो पहला ऑप्शन है इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं बाय यूजिंग दिस फार्मूला तो ये किसके इक्वल है, ये A ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। ये है जी A डॉट C B माइनस B डॉट C इंटू A। अब ये A डॉट C दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको अल्फ़ा कह दूँ
तो ये b है माइनस इसको मैं लेट्स सपोज बीटा कह दूँ, स्केलर है ना कोई, और ये a है। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें दो वेक्टर्स हैं जिस प्लेन में a और b। तो इसका मतलब है इसका a ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जो जिस प्लेन में हो जिसमें a और b वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। तो हमने जब इसको एक्सपेंड किया है तो देखें इसमें दो वेक्टर्स हैं b और a। इसी तरह से हम इसकी बाकी ऑप्शंस को भी एक्सपेंड करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये जो बी ऑप्शन है इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस पहले रिज़ल्ट के मुताबिक, तो ये क्या होगी, ये बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और सी। अब यहाँ पे ए डॉट सी फिर स्केलर है, इसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, और ये बी वेक्टर है, ये भी स्केलर है, इसको चले मैं गैमा कह देता हूँ, और ये सी वेक्टर है। तो देखिए ये एक ऐसा प्लेन आया है जिसमें बी और सी वेक्टर है, जबकि हमें तो ऐसा प्लेन चाहिए था जिसमें ए और बी वेक्टर है। ठीक है जी, तो इसलिए फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब जो ऑप्शन नंबर सी है इसको देख लेते हैं, इसको भी हम जो दूसरा रिज़ल्ट है इसके मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। ये आपने गौर करना है, पहले सी का डॉट आएगा बी के साथ, सी डॉट बी, और साथ वेक्टर आएगा ए, और फिर माइनस, और फिर क्या होगा, ए का डॉट आएगा बी के साथ, ए डॉट बी, और साथ सी आ गया। अब ये सी डॉट बी स्केलर है, इसको अल्फ़ा कह दिया, ये ए है, माइनस इसको मैं बीटा कह देता हूँ स्केलर, और ये साथ सी। तो देखिए ये ऐसा प्लेन है जिसमें ए और सी वेक्टर्स हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है ए और बी वेक्टर, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ये जो डी ऑप्शन है इसको भी हम इसी रिज़ल्ट के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। डी ऑप्शन को, जो ए ऑप्शन है ये तो हमारे पास वो प्लेन आ गया ए और बी में भी नहीं आया, सी में भी नहीं आया। डी को देख लेते हैं, डी में हमारे पास है सी क्रॉस बी इंटू क्रॉस ए, तो ये हम एक्सपेंड करते हैं, ये आएगा सी डॉट ए और इसके साथ बी माइनस फिर बी डॉट ए और साथ क्या आएगा सी। तो सी डॉट ए स्केलर, अल्फ़ा बी माइनस बी डॉट ए फिर स्केलर, इसको बीटा कह दिया, और ये सी। तो देखिए हमारे पास ये प्लेन है जिसमें कौन से दो वेक्टर्स हैं, बी और सी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो शुरू में हमने ए ऑप्शन सेलेक्ट की थी वही इसकी करेक्ट है। यही वो वेक्टर है जो उस प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें दो वेक्टर्स ए और बी हैं। तो एमसीक्यू नंबर 47 में उसने हमसे ये पूछा था कि ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो उस प्लेन में हो जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं। तो वो हमने इन चारों को, इन दो रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए एक्सपेंड किया, और जो ए ऑप्शन में हमारे पास वेक्टर गिवन है इसमें हमने देखा था कि एक ऐसा वेक्टर है जिसमें दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 47 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट टी एन एंड बी, ये तीनों वेक्टर्स हैं, डिनोट रिस्पेक्टिवली द टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनोमियल वेक्टर्स टू द कर्व, द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टू द कर्व एट पी कंटेन्स। ये एमसीक्यू बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से उसने उठाया है, और वो ये पूछ रहा है कि ये जो टी जो कि टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल नॉर्मल एन वेक्टर, और जो बाई नॉर्मल वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी। और वो ये पूछ रहा है कि ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में कर्व के ऊपर जो पी पॉइंट है उसमें कौन कौन से वेक्टर्स कंटेन होंगे। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑप्शन ए है टी कोमा बी, ऑप्शन बी है एन कोमा बी, ऑप्शन सी है टी कोमा एन, और ऑप्शन डी है टी एन और बी। तो ये एमसीक्यू बेसिकली उसने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से उठाया है। तो इन्हीं चीज़ों को हम ज़रा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री फ्रेनेट सैरन formula describe the kinematics properties of a particle along a continuous and
differentiable curve in three-dimensional Euclidean space R3। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो फ्रेनेट सेरेंट फार्मूलाज हैं वो किसी भी पार्टिकल की काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं अगर वो किसी एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं, और ये जो कर्व है ये थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस के अंदर होगी R3 के अंदर। और ये जो फ्रेनेट सेरेंट फार्मूला है ये दो साइंटिस्ट ने कंबाइन ये प्रेजेंट किया था, उनके नाम थे जीन फ्रेडरिक फ्रेनेट और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ एल्फ्रेड सेरेट। इन दोनों मैथमेटिशियंस ने कलेक्टिवली फ्रेनेट सेरेंट फार्मूला डिस्क्राइब किया था, और इस फार्मूले में द टेंजेंट normal and binormal unit vectors called T, N and B। ये जो टेंजेंट, नॉर्मल और जो बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी, एन और बी से। अब ये जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टी इज़ द यूनिट वेक्टर टेंजेंट टू द कर्व पॉइंटिंग in the direction of motion। यहाँ पर मैं इन तीनों को ड्रा कर लेता हूँ। ये नॉर्मल वेक्टर है, ये बाई नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट वेक्टर है T is the unit vector tangent to the curve pointing in the direction of motion। फर्ज कर लें ये कोई आपकी कर्व है और इस पॉइंट पे हमने ये नॉर्मल, बाई नॉर्मल और टेंजेंट ड्रा किए हैं। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, टेंजेंट जो है उस डायरेक्शन के अलोंग ये यूनिट वेक्टर होता है। अब इसके बाद ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये हम देख लेते हैं, N is the normal unit vector the derivative of t with respect to the arc length parameter of the curve। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो है बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, B इज़ द नॉर्मल यूनिट वेक्टर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ T एंड N। B is the normal unit vector the cross product of T and N। जो B नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है T और N का। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होना चाहिए थी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये जो कि उसने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से उठाई है, और इसमें जो चीज़ें उसने दी हैं हमें टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल, ये हमने उसकी सारी बैकग्राउंड देख ली। अब एक्चुअली स्टेटमेंट में हमसे वो ये पूछ रहा है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसमें अगर कर्व के ऊपर कोई पी पॉइंट है तो वो कौन से दो यूनिट वेक्टर कंटेन करेगा। अब हम वो देखते हैं। तो ये जो आपका नॉर्मल प्लेन होता है उसमें जो दो वेक्टर कंटेन करते हैं वो होते हैं जी टेंजेंट और बाई नॉर्मल। और उसके बाद जो टेंजेंट प्लेन है
उसमें जो दो वेक्टर लाई करते हैं वो होते हैं जी नॉर्मल और बाई नॉर्मल। तीसरे नंबर पे जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसमें जो दो वेक्टर्स आते हैं वो होते हैं जी टेंजेंट और नॉर्मल। और ये जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है जिसमें दो वेक्टर्स कंटेन करते हैं यूनिट वेक्टर्स टेंजेंट और नॉर्मल, इसकी पिक्चर इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लेन में जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन है दो वेक्टर्स हैं, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल। और देखिए स्टेटमेंट में चूँकि उसने हमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में पूछा था तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, T, N के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 48 बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री में था और इसकी स्टेटमेंट में उसने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो था जी टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये देखा कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसमें कौन कौन से वेक्टर्स आएंगे, टेंजेंट और नॉर्मल, और हमने साथ इसके नॉर्मल प्लेन और टेंजेंट प्लेन को भी डिस्कस कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 49 को डिस्कस करते हैं। ये भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से ही है। इसकी स्टेटमेंट ये है जी लेट T, N एंड B एज इन अबव इक्वेशन। जो इसका प्रीवियस MCQ था उसके बारे में वो कह रहा है कि ये जो T है ये टेंजेंट है, N नॉर्मल है और B बाई नॉर्मल है। देन टा B माइनस कैपा T इज इक्वल टू डैश। ये जो K है कांस्टेंट, ये कैपा है और ये टाओ है। B और T दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये B बाई नॉर्मल है और T टेंजेंट है, जैसा कि हम प्रीवियस MCQ में डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। हमने ये बताना है कि ये फार्मूला किसके इक्वल है। तो ये जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है A, B, C और D की फॉर्म में, इन चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ dt/ds की। dt/ds ये एक्चुअली होता है जी यूनिट टेंजेंट और इसको हम डिनोट करते हैं T कैप से, या इसको हम कैपा N कैप से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में हमारे पास जो गिवन है वो है जी dB/ds और ये एक्चुअली होता है जी यूनिट बाई नॉर्मल, जिसको हम माइनस टाउ n से डिनोट करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है Dn/ds एंड दिस इज एक्चुअली यूनिट नॉर्मल और इसको हम लिखते हैं n कैप, या इसका दूसरा जो फार्मूला है वो है जी टाउ B माइनस कैपा T। तो यहाँ से फिर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, Dn/ds, क्योंकि उसने हमसे इसका फार्मूला पूछा ना, टाउ B माइनस कैपा T। तो यहाँ से हमने देखा कि जो यूनिट नॉर्मल है वो किसके इक्वल है, Dn/ds के। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो D ऑप्शन है इसमें देखें पहले हमने T×n फाइंड करना है, फिर उसका ds और फिर बाद में उसका डेरिवेटिव लेना है d/ds। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ पे ये प्रूव भी कर सकते हैं कि Dn/ds जो वो किस तरह से इस फार्मूले के इक्वल है। Dn/ds इक्वल्स टू टाउ B माइनस कैपा T। इन्हीं फार्मूलोज को यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे। यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लेके चलना है कि जो आपका n है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये इक्वल होता है B×T के। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें d/ds, ये n d/ds और ये है आपका B×T। अब पहले B का डेरिवेटिव क्रॉस T वैसे ही, फिर प्लस, फिर B वैसे ही क्रॉस T का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे dB/ds ये एक्चुअली क्या है, यूनिट बाई नॉर्मल। ये किसके इक्वल है, माइनस टाउ n क्रॉस T प्लस B क्रॉस, ये dt/ds एक्चुअली क्या है, यूनिट टेंजेंट, और ये किसके इक्वल होता है, कैपा n के, कैपा n। और यहाँ से ये जो टाउ है ये तो कांस्टेंट है ना, इसको हम साइड पे कर देते हैं। इधर आ जाएगा n क्रॉस T, ये सारे वेक्टर्स हैं, और यहाँ पे K कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर देते हैं। इधर आ जाएगा B×n। अब यहाँ पे ये जो n, B और T हैं, इनकी जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये और ये आपका T है, ये n है और ये B है। और ये देखें n क्रॉस T,
n क्रॉस t, अब ऑपोजिट जाना है। अगर तो होता t क्रॉस n तो फिर होना था वो b के इक्वल। अब ये चूंकि n क्रॉस t है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, माइनस b के। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से ये है b क्रॉस n, अब ये है b क्रॉस n, ये भी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर n क्रॉस b होता तो फिर होना था प्लस t के इक्वल। अब ये चूंकि b क्रॉस n है तो ये माइनस t के इक्वल होगा। ये कैपा वैसे ही, ये माइनस t। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टा b और ये माइनस कैपा t। तो इस तरह से हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो dn/ds है ये किस तरह से इस फार्मूले के इक्वल आता है। तो MCQ नंबर 49 में उसने एक्चुअली हमें एक फार्मूला पूछा था और जहाँ पे हमारे पास टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल वेक्टर गिवन थे। तो यहाँ से मैंने आपको 3 चीज़ें डिफाइन की हैं, यूनिट टेंजेंट, यूनिट बाई नॉर्मल और यूनिट नॉर्मल। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया है कि जो dn/ds है ये इक्वल होता है टा b माइनस कैपा t। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 49 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज़ MCQ नंबर 50। इसकी स्टेटमेंट ये है कि नॉर्मल प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू डैश। ये भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से ही है। हमने बताना है कि जो नॉर्मल प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, t मतलब टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल और टेंजेंट और नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉर्मल प्लेन है वो कंटेन करता है जी टेंजेंट को और बाई नॉर्मल को। उसके बाद जो टेंजेंट प्लेन है ये कंटेन करता है नॉर्मल को और बाई नॉर्मल को। और तीसरे नंबर पे जो बाई नॉर्मल प्लेन है ये कंटेन करता है टेंजेंट को और नॉर्मल को। क्योंकि हमने बताना है कि जो नॉर्मल प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल प्लेन चूँकि कंटेन कर रहा है टेंजेंट और बाई नॉर्मल को, तो इसलिए ये फिर किसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के। क्योंकि इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये आपका नॉर्मल है, ये बाई नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। अगर हम बात करें नॉर्मल प्लेन की तो उसमें है टेंजेंट और बाई नॉर्मल, मतलब ये, तो फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल, बी ऑप्शन। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट प्लेन की बात करें जिसमें नॉर्मल और बाई नॉर्मल है, मतलब अगर इस प्लेन की बात करें नॉर्मल और बाई नॉर्मल की, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट। सिमिलरली आप बाई नॉर्मल प्लेन को भी देख सकते हैं। तो MCQ नंबर 50 में उसने एक्चुअली हमसे ये पूछा था कि जो नॉर्मल प्लेन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और हमें ये पता है कि जो नॉर्मल प्लेन है वो कंटेन करता है टेंजेंट को और बाई नॉर्मल को। तो इस वजह से फिर ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के, और ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 50 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हमने MCQ नंबर 41 से 50 तक सॉल्व किए हैं PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स 2015 पेपर के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।